इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। एसपी अभी तक सभी सीट्स पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई, लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशी बदलने से पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले बदायूं, मुरादाबाद, नोएडा के बाद में अब मेरठ में सपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। मेरठ में भानु प्रताप की जगह अखिलेश ने अतुल प्रधान को टिकट दे दिया है। मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह पर रुचिवीरा को प्रत्याशी बनाया गया। रामपुर में आसिम रजा की जगह पर नदवी को टिकट दिया गया। बदायूं में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल को टिकट दिया गया और फिर बदल सकती है प्रत्याशी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि लेटर भी लिखा गया है। गौतम बुद्ध नगर में राहुल अवाना की जगह पर महेंद्र नागर को उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं या फिर वो बीजेपी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। उत्तर प्रदेश में अलग थलग पड़ चुके अखिलेश यादव बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। सीटों के कैलकुलेशन में पूरी तरह से उलझ चुके हैं और दूसरे चरण के नामांकन शुरू होने के बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे आखिर मुस्लिम कार्ड खेलना है या दलित, ओबीसी चेहरे को प्रत्याशी बनाना है या फिर किसी और को। और इसी उधेड़-बुन में उन्होंने मुरादाबाद के बाद मेरठ से भी प्रत्याशी बदल दिया। मेरठ सीट पर अब अखिलेश यादव ने गुज्जर कार्ड चल दिया है। एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी। मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। मेरठ में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल के सामने समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को उतार दिया है। इसके पीछे की वजह जातीय समीकरण है। मेरठ के जातीय गणित को समझे तो यहाँ 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, वैश्य समाज के 2.5 लाख वोटर्स हैं, 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर्स हैं और 2 लाख जाट और गुज्जर वोटर्स हैं। मेरठ में मुस्लिम समाज की आबादी प्रभावशाली है, लेकिन मुस्लिम समाज की बहुलता वाली सीटों पर भी अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में हिचक रहे हैं। सपा के इस हिचक के पीछे सबसे बड़ी वजह मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स को माना जा रहा है, जो बीजेपी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तभी तो अरुण गोविल से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है, उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं, वो उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे गरीब जनता को, व्यवसायियों को, किसानों को परेशान करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, वो रसातल की तरफ जाने वाले उत्साह है। यहाँ पर जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा। दरअसल अखिलेश यादव अब तक आधा दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशी बदल चुके हैं, तो कन्नौज में मामला अब तक फंसा है, क्योंकि पहले खबर आई थी कि यहाँ अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा होने लगी। ऐसे में बड़ा सवाल है, अखिलेश बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? क्या प्रत्याशी बदलना किसी रणनीति का हिस्सा है या प्रत्याशी बदलने की वजह पार्टी में गुटबाजी है या अखिलेश यादव सच में कंफ्यूज हैं? हालांकि इस बदलाव के जो भी मायने हो, लेकिन ये तो साफ है मेरठ की जंग अब दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ टीवी के राम अरुण गोविल हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान। ऐसे में अब जनता तय करेगी अगले 5 साल तक उनका सांसद कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद में अब बदायूं में भी मुश्किल में समाजवादी पार्टी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेजा है। न्यूज़ 18 ने पहले ही जताई थी बदायूं से आदित्य यादव के चुनाव लड़ने की संभावना। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो अब जानकारी ये मिल रही है कि शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और बदायूं सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ने की बात कही है।
यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, बताइए इसे। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इतना कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी में क्यों दिखाई पड़ रहा है? प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं और बाद में बदल दिए जाते हैं, और शिवपाल यादव तो एक बड़ा नाम है, अब वो चाहते हैं कि उनके बेटे को लड़ाया जाए वहां से। अब देखिए, यकीनन अमित, ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले आपने देखा, चाहे मुरादाबाद हो या फिर मेरठ हो, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना पहले उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद वहाँ पर दूसरे उम्मीदवार के नाम के ऐलान कर दिया। हालांकि पहले से ही जहाँ पर बदायूं से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, उसके बाद शिवपाल यादव के नाम का ऐलान किया गया। तभी शिवपाल यादव ये चाहते थे कि उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन आज जब वो बदायूं लोकसभा में प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर गुन्नौर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में बाकायदा एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में ये पास किया गया कि शिवपाल यादव की जगह यहां से उनके बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाया जाए। और अब इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास भेजा जाएगा। हालांकि शिवपाल यादव ने उम्मीद ये जताई है कि आदित्य यादव के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, सहमत मिलेगी। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बदायूं से भी शिवपाल यादव के नाम की जगह आदित्य यादव के नाम का ऐलान हो सकता है। और इस पर आपने खुद सुना कि जो आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं और आदित्य के भाई हैं धर्मेंद्र यादव ने भी ये कहा कि चाचा के साथ काम करने में तो कहीं ना कहीं हिचक होती थी, अगर भाई आदित्य लड़ेगा तो और अच्छे से हम लोग काम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी संभावना है कि एक बार फिर से आपको बदायूं में सपा के उम्मीदवार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। टारगेट 80 के लिए उत्तर प्रदेश में रैली और जनसभा के अलावा अब बीजेपी ने मेगा प्लान भी तैयार कर लिया है। बीजेपी यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर 1 लाख से ज्यादा नुक्कड़ सभा करने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। इस सभा के जरिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता शहर से गांव तक जनता से संवाद करेंगे और मोदी योगी की विकास नीति को जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। तीसरी बार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जनसभाओं का दौर तेज कर चुकी है। सभी शीर्ष नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को साधा जा सके। इसके लिए पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 1 लाख से अधिक नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता गांव-गांव नुक्कड़ सभा में शामिल होंगे। खुद सीएम योगी भी नुक्कड़ सभा में मौजूद रहेंगे, जिसकी शुरुआत कैराना से हो चुकी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3-3 चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और विकास के साथ माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का संदेश दे रहे हैं। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका आए तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और ये देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। नौजवान पलायन नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करता है। आज कोई बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती है, बल्कि अब वह फाइटर पायलट बनकर के भारत की सुरक्षा का सिंहनाद करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। दरअसल बीजेपी की कोशिश चुनावी जनसभा के साथ नुक्कड़ सभाओं के जरिए
गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करना है, ताकि उन्हें मोदी योगी सरकार की नीति, योजनाओं का लाभ और रोजगार के साथ विकसित भारत का संदेश दिया जा सके। इसके लिए महाराजगंज से लेकर सहारनपुर तक बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं ने संवाद किया। तो हमने अध्यक्षों से बात किया है, अपने डीएनए से बात किया है और हमने सर्व समाज में जाकर के बात किया है। सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ने गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। रामपुर का नाम आज आतंक के लिए नहीं है, रामपुर का नाम आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और जनता का समर्थन से आप देखिएगा रिकॉर्ड मतों से पीलीभीत की लोकसभा में विजय मिलेगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 370 भाजपा और 400 पार एनडीए का पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ जहां विपक्षी दल अब तक चुनावी मोड में नहीं आ सकी, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने दिग्गजों को चुनाव से ठीक पहले मैदान में उतार चुकी है, क्योंकि वक्त है कम, काम ज्यादा और तैयारी करनी है पुरजोर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार पीएम मोदी ने बड़ा लक्ष्य रखा और वो है बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 पार। अपने इस लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी का विशेष फोकस ऐसे 16 राज्यों पर है जिनमें पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी बहुत शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। उन 16 राज्यों में बीजेपी ने 2014 में कुल 252 सीटों में से 218 पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2019 में 220 सीट पर विजय हासिल की थी। बात 2019 के चुनाव परिणाम की करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 62 सीट पर जीत मिली थी और वोट प्रतिशत करीब 50% रहा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी 28 सीटें जीती थी, तो वहीं वोट प्रतिशत 58% रहा। कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटें जीती थी, यहां पर वोट प्रतिशत 51% रहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 9 सीट अपनी झोली में डालने में कामयाब रही और वोट प्रतिशत यहां पर 51% रहा। बात गुजरात की करें तो यहां पर 26 सीट्स पर बीजेपी को जीत मिली और वोट प्रतिशत 63% रहा। राजस्थान में 24 सीटें बीजेपी की झोली में आई, यहां पर वोट प्रतिशत 59% रहा। बात हरियाणा की करें तो 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, यहां पर वोट प्रतिशत 58% था। दिल्ली में सभी 7 सीट पर बीजेपी को जीत मिली और यहां पर वोट प्रतिशत 56% रहा। उत्तराखंड में भी सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और यहां पर वोट प्रतिशत 61% रहा। और हिमाचल में 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां पर वोट जो फीसदी रहा वो 69% रहा। और इन राज्यों में पिछले प्रदर्शन से और बेहतर करने के लिए बीजेपी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। बीजेपी ने अपने लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और ऐसे में बीजेपी उन 370 सीट जीतने के लिए लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी का जो खास फोकस है वो उन 16 राज्यों की 252 सीट पर है जिसमें बीजेपी पिछली बार से लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आई है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी 252 में से 220 सीट जीती थी और 2014 की बात करें तो 252 में से 218 सीट बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी बीजेपी का जो खासा फोकस है उन 252 सीट पर है। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत कुल 40 नेताओं का नाम शामिल है। जबकि यूपी और उत्तराखंड में कुल मिलाकर कांग्रेस 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कैंडिडेट से ज्यादा कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। यहां तक कि कई सीटों पर अब तक उम्मीदवार भी नहीं मिले हैं। अमेठी और रायबरेली पर अब तक सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर डाउट है तो राहुल गांधी की अब भी अमेठी से दूरी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी बची हैं जहां पार्टी अपना उम्मीदवार तक तय नहीं कर पा रही है। चाहे रायबरेली हो या फिर अमेठी, कांग्रेस अब भी सस्पेंस बनाकर रखी है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बिना कैंडिडेट घोषित हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी लेकिन प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने पर सस्पेंस, लेकिन प्रचार करेंगी। राहुल गांधी की अमेठी से दूरी, लेकिन स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे।
यानी कांग्रेस भले ही रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई हो, लेकिन स्टार प्रचारक जरूर तय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समझौता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उनके सबसे सीनियर लीडरों के नाम दिए गए हैं। देखने वाली बात यह होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये स्टार प्रचारक काफी कमजोर हो चुकी कांग्रेस पार्टी में कितना ऊर्जा भर पाएंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर उठे सवाल पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है। जहां कांग्रेस नेता निर्वाचन आयोग के फॉर्मेट का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं गठबंधन साथी समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है। चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों या बाकी सारे हमारे नेता हों, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, ये सारे के सारे सभी इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। इसीलिए स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट दी गई है और हमेशा ही हर दल को अधिकार है 40 स्टार प्रचारकों का। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जब 2 सांसद होते थे तब भी उनके 40 ही स्टार प्रचारक होते थे। स्टार प्रचारक सब सीनियर लीडर्स हैं, अपने समाज में, देश में उनकी एक पहचान है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे स्टार प्रचारक कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हमारे लिए काम करेंगे। सारे उम्मीदवार फील्ड में हैं, तो जिन समीकरण पे उम्मीदवार लड़ रहे हैं और जो मुद्दे हैं जिनको भाजपा दबाना चाहती है, उनको ये स्टार प्रचारक धार देंगे। उनकी एक वॉइस है, उनकी एक आवाज सुनी जाती है, उससे जनता के बीच में जगाने का काम करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक पार्टी के लिए कितने कारगर साबित होंगे, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी बड़े नेताओं को उतार कर ये जताने की कोशिश की है कि वो उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। लेकिन इस इरादे पर पानी तब फिर जाता है जब गांधी परिवार की सीट अमेठी और रायबरेली अब भी कैंडिडेट्स के इंतजार में है। न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन अयूब की रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा और रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा और सड़क से रुद्रपुर के चुनावी मैदान तक जहां भी नजर गए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस पर मोदी ने कहा कि भीड़ देखकर ये तय नहीं हो पा रहा है कि प्रचार सभा है या फिर विजय रैली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मां भारती के टुकड़े किए हैं, मुझे धमकियों और गालियां दी गई, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नीयत सही हो तो नतीजे भी सही होंगे, क्योंकि मोदी देश की आवाज सुनता है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड में पीएम मोदी का रोड शो देश को संदेश दे रहा है। देवभूमि में मोदी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर रहा है, फूलों की बारिश हो रही है और हर जुबान से एक ही नारा, एक ही नाम, मोदी मोदी का शोर सुनाई दे रहा है। पहाड़ों की नमी और तपती धूप की गर्मी में लोगों का हुजूम बता रहा है कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्तराखंड की जनता उत्सुक है। कैसे भीड़ की वजह से पंडाल छोटा पड़ चुका है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि धूप में तपने की आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। रुद्रपुर में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी गारंटी को दोहराया। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने मां भारती के टुकड़े किए, मुझे भी गालियां और धमकी दी गई, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पीएम मोदी ने अगले टर्म की भी तस्वीर क्लियर कर दी। उन्होंने साफ कर दिया पहले और मौजूदा सरकार के बीच का फर्क। उन्होंने बता दिया भ्रष्टाचारियों पर एक्शन और विकास भारत का लक्ष्य है। अब यही संदेश उत्तराखंड के रास्ते देश में पहुंचाने की कोशिश होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।